हेलो एंड वेलकम टू वेकअप। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का मैथ स्टैंडर्ड पेपर जो आपकी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। और ये वीडियो सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सेक्शन बी को कवर करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन इज HCF ऑफ 2 प्राइम फैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो मान लो कि मेरे पास 2 प्राइम फैक्टर हैं, जैसे कि 2 और 5। ठीक है, ये 2 प्राइम फैक्टर हैं। तो अगर मुझे फाइंड करना है इसका HCF, तो इन दोनों का HCF इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि इनके अकॉर्डिंग 10 होता है। बट दिस इज़ रॉन्ग, है ना, ये रॉन्ग है बिकॉज इसका HCF तो 1 होगा, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन है ही नहीं। सो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। नेक्स्ट बोला है 1 इज़ दी ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है दैट इज़ 1। सो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। सो इसका आंसर होगा A इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इन्होंने बोला है कि लीनियर इक्वेशंस है मेरे पास 2 और उनका ना यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम बोल सकते हैं दैट बोथ दीज इक्वेशंस आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट। तो इसका A1 है बच्चों 1, ठीक है, इसका A1 है 2, सो दिस इज़ 1 अपॉन 2। नेक्स्ट इज़ इसका है 3 और इसका है 5, 3 अपॉन 5। नेक्स्ट इज़ -7 और दिस इज़ -10, तो -7 -10, सो ये है 7 अपॉन 10। तो यहाँ पर तीनों ही अलग दे रखे हैं, इट मीन्स ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमसे बोला है हेयर द वैल्यू ऑफ C2 इज़ -10। तो C2 की जो वैल्यू है वो -10 है, तो दिस इज़ C2, ये C2 है और C2 की वैल्यू कितनी है -10, तो ये भी करेक्ट है। बट इसका जो ये रीज़न है ना, रीज़न रॉन्ग है। A इज़ करेक्ट, R इज़ ऑल्सो करेक्ट, दोनों ही ट्रू हैं, बट R इज़ नॉट द रीज़न फॉर द असर्शन। ठीक है, तो अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। Question number 21 is if the length of shadow of a 30 meter long tower is 10 root 3 meter, then find the angle of the elevation of the sun. So question में बोला है the length of the shadow of 30 meter long tower. टावर जो है ना वो 30 मीटर लॉन्ग है और जो शेडो की लेंथ है दैट इज़ 10 रूट 3। तो ये है हमारी शेडो की लेंथ, दैट इज़ 10 रूट 3। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है, सो दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें फाइंड करना है इस थीटा की वैल्यू को, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो कैसे फाइंड करेंगे? सो दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 10 रूट 3। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3 अपॉन रूट 3। अब दोनों को रैशनलाइज करेंगे, यानी कि रूट 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 3 रूट 3 अपॉन में रूट 3 और रूट 3 रूट 9, और रूट 9 का मतलब होता है 3, सो ये आ गया रूट 3। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3। सो tan थीटा रूट 3 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 60 डिग्री। सो वैल्यू हमें पता चल गई एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। तो यहाँ पर एक्स वाई जो है ना वो पी क्यू के पैरेलल दे रखी है और हमें ओ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये ओ वाई की वैल्यू? क्योंकि एक्स वाई जो है वो पी क्यू के पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले के इक्वल होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। जैसे कि 2 लाइन्स अगर पैरेलल हैं, इनको कोई ट्रांसवर्सल अगर काटेगी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि ये 2 लाइन्स हैं, यानी कि एक्स क्यू और वाई पी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 एंगल्स हमने इक्वल करे, दैट इज़ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और ऐसे मान लेते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और एंगल प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर। सो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या हो गए? सिमिलर। तो अगर कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है, यानी कि पी क्यू अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी ओ अपॉन में ओ वाई। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू है 9, एक्स वाई की वैल्यू है 4.5।
पी ओ की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और ओ वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो ये हो जाएगा ओ वाई इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 4.5, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 9 जो है ना वो डिवाइड में आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और ये कटेगा 3 1 ज़ा 3 और 5 पे, तो इसका आंसर होगा 1.5। तो ओ वाई इज इक्वल्स टू 1.5। नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि जो ई एफ है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? 90 डिग्री। ए ई बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। शो दैट ए एफ मल्टीप्लाई बी ए इज इक्वल्स टू ई ए स्क्वायर। तो हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप गिवन में लिखेंगे और इसको आप लिखोगे टू प्रूफ में। तो अब मैं आपको बताती हूँ उसको प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले हम लेंगे दो ट्राइंगल्स को ए ई बी, यानी कि ये बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है, ए ई बी। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ एंड ट्राइंगल ए एफ ई, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ए एफ ई, ए एफ ई, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों को सिमिलर। क्या करेंगे? सिमिलर। तो सिमिलर कैसे प्रूफ होगा? तो यहाँ पर चेक करो, एंगल ए जो है ना वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में एंगल ए ई एफ में भी आ रहा है और एंगल ए ई बी दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। क्यों? बिकॉज दोनों ही कॉमन है, कॉमन एंगल है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? जो ए एफ ई है, एंगल ए एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी, ए ई बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं, यहाँ पर भी 90 है और यहाँ पर भी 90 है, ठीक है। एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर ट्राइंगल ए एफ ई बाय ए प्रॉपर्टी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो साइड्स की रेशियो होती है वो भी इक्वल होती है। तो अब हम इनकी साइड्स को इक्वल रखेंगे। तो हमने लिया था ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर ट्राइंगल ए एफ ई, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई एफ, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए एफ, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। तो अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ए एफ। तो देखो ए एफ किस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है, ठीक है, और दूसरा हमें चाहिए ई ए। ई ए कहीं दिख रहा है? तो ये रहा ई ए, ठीक है। ई ए यहाँ पे दिख रहा है और ए बी कहाँ आ रहा है? वो भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन में ए ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए एफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो ए ई है ना इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ। तो ये बन जाएगा ए बी मल्टीप्लाई ए एफ इज इक्वल्स टू, ये देखो दो बार ए ई आ रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ए ई का स्क्वायर, ठीक है। हैंस प्रूफ। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग टेबल शोज द रेनफॉल इन द डिफरेंट सब डिवीजन इफ द मीन रेनफॉल इज 858। क्वेश्चन में हमें मीन की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी, यानी कि हमें पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ना हमें पता होना चाहिए कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? हमें एक्स आई की वैल्यू चाहिए, पर यहाँ तो क्लास इंटरवल गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स आई के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो यहाँ पर जैसे कि 200 है एंड देन 400 है, तो 200 प्लस 400 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा? 600 अपॉन में 2, दैट इज़ 300। तो पहला हो गया 300, दिस इज़ एक्स आई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हम कैसे निकालेंगे? 600 प्लस 400 दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 1000 अपॉन में 2, दैट इज़ 500। सिमिलरली हम नेक्स्ट निकालेंगे 800 प्लस 600 अपॉन में 2, यानी कि 700। ऐसे करते करते हम सारी एक्स आई की वैल्यू को निकालेंगे। ये जो टेबल हमें दे रखी है ना, दिस इज़ एफ आई, दिस इज़ एफ आई। तो हमने अभी एक्स आई निकाले थे ना, 300, 500, फिर दूसरा 700, इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को निकालेंगे। और एफ आई हमारा ये रहा। तो एक्स आई और एफ आई को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 16 मल्टीप्लाई 300 इज़ 4800, 15 मल्टीप्लाई 500 इज़ 7500। इस तरीके से 22 मल्टीप्लाई 700 इज़ 154
100। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे, ठीक है। जब हमारी सारी XI FI वैल्यू आ जाएंगी तो हम उन सबको प्लस करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है। और जो हमारा FI है ना, ये वाला FI, ये वाला FI, इन सबको भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ऊपर हम लिखेंगे ये वाले का सम, ये जो पूरा है ना इसका सम, और जो FI है यानी कि इस पूरे का सम, और दोनों को फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर P है तो P को हम कैसे लेंगे, उसको हम साइड में ही रहने देंगे, P को साइड में प्लस की फॉर्म में रहने देंगे, ओके। और बाकी सारी चीज़ों को हम प्लस कर लेंगे, राइट। तो ये है इसका सोल्यूशन, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय दिस आवर हैंड फ्रॉम 8:10 to 8:45 इज़। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक क्लॉक है और उसके अंदर जो मिनट हैंड है ना, उसकी जो लेंथ है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब ये ना एक एरिया स्वेप्ट करती है, यानी कि एरिया कवर करती है फ्रॉम 8:10 to 8:45। सो 8:10 से लेके 8:45। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ पर 10 मिनट है तो ऐसे करते 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 यहाँ तक, यानी कि 45 तक ये पहुँच जाती है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना होगा, सो 45 में से 10 माइनस कर दो, दैट इज़ 35 मिनट्स, है ना। अब हमें पता है कि जो हमारी मिनट हैंड है ना वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर करती है, यानी कि पूरा ऐसे सर्कल कवर करेगी। मान लो ये सर्कल है ना, तो वो 60 मिनट में ऐसे पूरा सर्कल कवर करेगी। और जब पूरा सर्कल कवर होता है तो उसको 360 डिग्री बोलते हैं। तो 60 मिनट में कितना, 360 डिग्री, ठीक है। तो 35 मिनट में हमारी मिनट हैंड कितना कवर करेगी, सो 35 मिनट में करेगी x, हमें नहीं पता कितना डिग्री करेगी। तो निकालने के लिए हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 360 × 35 अपॉन में 60, 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 6, 6 6 36, और 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। तो इतना डिग्री कवर होगा 35 मिनट्स में। तो ये हमारी क्लॉक है और क्लॉक में पहले 8:10 था और 8:10 से धीरे धीरे जो हमारी मिनट हैंड है वो 8:45 पे आ गई। तो उसने इतना एरिया कवर किया है, ठीक है। तो हमें एरिया को फाइंड करना है। तो कैन यू सी दिस इज़ अ सेक्टर, एक सेक्टर की तरह काम कर रहा है ये, है ना। तो उस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा कितना है, अभी हमने निकाला 210 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और रेडियस यानी कि उसकी लेंथ, मिनट हैंड की लेंथ कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगा और ये बन जाएगा 6 1 6 6, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया। नेक्स्ट इज फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 7x + 3। तो हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट से। तो क्या करेंगे, इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिट में हम बीच वाले नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी कि 3 × 2 6 आना चाहिए, ठीक है। और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर यानी कि -7 आना चाहिए, ठीक है। तो -7 को क्या स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 3x - x, तो देखो 6 1 6, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा है -6 - 1, क्या होता है -7, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि 2x² और पीछे क्या है +3, ठीक है। तो अब ये कंडीशन हमारे पास बन गई है। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे। सो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 2 और x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x - 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, -1 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x - 3, ठीक है। सो दिस विल बिकम x - 3, और ये जो अंदर ब्रैकेट में है ना उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, x - 3, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर आ गए थे 2x - 1 और दूसरा फैक्टर आया था हमारे पास x - 3, ठीक है। अब इससे 0 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2x - 1 को 0 के इक्वल रख दो, x - 3 को भी 0 के इक्वल रख दो, तो ये हो जाएगा x = -1 = के साइड जाएगा तो 1, और 2 इसके डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा, x = 3। सो दीज आर दी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज इफ m and n are the zeros of the polynomial x² - 10x + 10, then find the value of 1/m + 1/n - mn।
सो इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/m + 1/n, ठीक है, इसका हमें एलसीएम लेना है और साइड में हमारे पास क्या है mn। सो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा mn, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा n + m, ठीक है, और यहाँ बचेगा -mn, ठीक। क्वेश्चन में हमसे बोला था m और n जो है ना वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब दिस इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ और दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें x के साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है यहाँ पर -10, वही है सम ऑफ ज़ीरो, ठीक है। और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c होता है, ये जो c है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। या फिर आप ऐसे समझो कि जो हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, है ना, आपने सुना होगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -10, b की वैल्यू है -10, तो लिखेंगे -10, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। सो माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर द सम ऑफ ज़ीरो इज़ 10, तो सम ऑफ ज़ीरो तो मिल गया भाई 10 है, ठीक है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। c क्या है 10, a क्या है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। सो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सम ऑफ ज़ीरो 10 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी 10 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी 10 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कटा, दिस इज़ 1, 1 में से -10 करेंगे तो आएगा -9। सो द आंसर इज़ -9। सो ये थे आपके सेक्शन बी के सॉल्यूशंस। आगे आने वाली वीडियो में हम सेक्शन सी, इसके आगे के जितने भी सेक्शंस हैं सभी कवर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू टुमारो। टिल देन कीप लर्निंग।